नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भोपाल सेंट्रल जेल से भागे सिमी के 8 विचाराधीन आतंकवादियों ने जेल तोड़ने के बाद कुल 8 घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी तय की थी। यानी जेल से निकलने के बाद उन्हें भागने की कोई जल्दी नहीं थी। और सबसे अहम बात यह कि 10 किलोमीटर की दूरी भी उन्होंने पैदल चलते हुए 2 से 3 घंटे में ही पूरी कर ली थी। इसके बाद अगले 5 घंटे तक वो पहाड़ी पर बैठे पुलिस का इंतजार करते रहे। वारदात की टीम ने जेल से लेकर उस पहाड़ी तक की दूरी और रास्ता दोनों नापा। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि आठों उस पहाड़ी की तरफ ही क्यों गए थे। जब जेल टूटती है तो उसमें मुसलमान ही भागते, हिंदू नहीं भागते। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं। इनके लिए आसमान सर पे उठाने की कोशिश हो रही है। लानत है ऐसी राजनीति पर और लानत है ऐसे नेताओं पर भी। जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उनको गोली चलाई जा रही है उनके ऊपर, तो ये जरूरी है कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। मैं तो मोदी जी सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, जो आतंकी जहां मिले वहीं गोली से उड़ा देना चाहिए। ये जांच होनी चाहिए कि फेक इनकाउंटर है कि जेन्युइन इनकाउंटर है। भोपाल सेंट्रल जेल, क्षमता 1500 कैदियों की। जेल में रह रहे हैं 3500 कैदी। जेल के अंदर 70 सुरक्षाकर्मी। पूरे जेल परिसर में 42 सीसीटीवी कैमरे। जेल मैनुअल को ताक पर रखकर और जेल की सुरक्षा को खतरे में डालकर दिवाली की रात जेल के 30 स्टाफ भी दिवाली मना रहे थे। यानी दिवाली की रात भोपाल सेंट्रल जेल में 70 की बजाय सिर्फ 40 स्टाफ ड्यूटी पर थे। और ये बात जेल के ज्यादातर कैदियों को पता थी। यही वजह है कि सिमी के 8 विचाराधीन आतंकवादियों ने जेल तोड़ने के लिए दिवाली की रात को ही चुना। दिवाली की उस रात 12 बजे से 2 बजे के दरमियान जेल के अंदर क्या हुआ, ये कहानी जाहिर है जेल प्रशासन और पुलिस की जुबानी ही सुनने को मिल सकती है। वो जो कहानी सुनाएंगे उसे हमें सुनना होगा, वो जो कहेंगे हमें मानना होगा। फिर चाहे वो स्टील के प्लेट से धारदार हथियार बनाने की बात हो, लकड़ी की चाबी बनाने की, या फिर कंबल और चादर की रस्सी से दीवार फांदने की। मगर जेल के बाहर की कहानी के साथ ये मजबूरियां नहीं। अरे एक और नहीं यार। मैं भोपाल सेंट्रल जेल की उसी गेट से बाहर निकल रहा हूं जहां से सिमी के 8 संदिग्ध आतंकी भागे थे। यह वो गेट है जहां पर अमूमन सिक्योरिटी ना के बराबर होती है। और वो सामने की तरफ जो आप दीवार देख पा रहे हैं, तकरीबन 28 फीट की वो दीवार फांद कर जो आतंकी थे वो फरार हो गए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि दीवार की चादर का सहारा लेकर 8 आतंकी थी। 28 फीट की वो दीवार जिसको फांद कर भागना लगभग नामुमकिन है, वो फांद कर भागे। यहाँ से वो ईट खेड़ी गांव की तरफ भागे थे, पैदल भागे थे, जहां पर जाने में काफी वक्त लगता है। हम आपको बताएंगे कि कितना वक्त लगता है वहां पर जाने में पैदल आतंकियों को, और वहां से भागने के लिए आखिर वहां पर भागने का, वहां जाने का उनका मकसद क्या था, वहां से कौन सा स्टेट आसपास होता है। जेल के अंदर की कहानी ये बताती है कि 8 विचाराधीन कैदी रात करीब 2 से 3 बजे के दरमियान जेल से बाहर निकल चुके थे। ये जेल आबादी से दूरी पर है और जेल के बाहर सिर्फ 2 रास्ते। एक रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता है और दूसरा उस तरफ जहां 8 विचाराधीन आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ। जेल से बाहर आने के बाद 8 इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए करीब 5 किलोमीटर दूर एक चौराहा पड़ता है। वहां से 8 बाएं मुड़ जाते हैं। अब जो रास्ता जा रहा है वो ईंट खेड़ी की तरफ जाता है। ईंट खेड़ी का इलाका पहाड़ और नदियों का इलाका है। आसपास में कुछ गांव भी हैं। जेल से ईंट खेड़ी की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। ईंट खेड़ी में जहां तक गाड़ी जा सकती है उस जगह तक जेल से पहुंचने में 20-25 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता। और अगर जेल से पैदल आया जाए तो 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं।
जेल से भागे 8 विचाराधीन कैदी जाहिर है पैदल थे और वो पैदल ही इस जगह तक पहुंचे होंगे। जेल से भागने के बाद करीब 10 घंटे का समय और उस 10 घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर ही चल के आ पाए वो 8 सिमी के संदिग्ध आतंकवादी, जिन्हें यहां पर जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूं उस चट्टान पर मार गिराया गया। इस चट्टान से जेल से यहां तक पहुंचने में उन्होंने सड़क का रास्ता नहीं लिया, गांव और जंगलों खेतों के बीच में से निकलते हुए यहां तक पहुंचे। और अब सवाल यही उठ रहा है कि यहां पर उन्हें आने की क्या जरूरत पड़ी? क्या अगर उनके पास कोई बाहरी मदद थी जिसने उनको हथियार दिए, उनको कपड़े दिए, क्या वो उन्हें गाड़ी नहीं दिला सकते थे? और अगर ऐसा था भी तो वो 8 के 8 एक ही डायरेक्शन में, एक ही रास्ते में, एक ही तरफ जाकर इस चट्टान पर क्यों आके रुके, जहां पर इस छोटी सी जगह में। अब सवाल यह है कि जेल से भागने के बाद 8 अलग अलग टोलियों में फरार होने की बजाय एक साथ 8-9 घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर दूर भागकर क्यों रुक गए थे? गांव वालों के देख लेने के बाद भी वो इस पहाड़ी पर ही क्यों डटे रहे? क्यों वहां से भागने की कोशिश नहीं की? क्यों वो पुलिस के यहाँ आने का इंतजार करते रहे? क्यों पुलिस की बंदूक अपनी ओर तनी देखकर भी ऊपर से उन पर पत्थर बरसाते रहे? हेमेंद्र शर्मा, अंकित त्यागी और कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ अरविंद ओझा, भोपाल आज तक। पुलिस का कहना है कि 8 विचाराधीन कैदियों के पास 4 कट्टे भी थे। जाहिर है अगर ऐसा था तो ये कट्टे उन्हें जेल से बाहर आने पर ही किसी ने दिए होंगे। अब सवाल ये है कि अगर उनका कोई साथी उन्हें कट्टा देने आ सकता है तो उनको भगाने के लिए वो गाड़ी भी लेकर आ सकता था। इसके अलावा एनकाउंटर में मारे गए सभी 8 के सिर्फ सीने और सर पर ही गोलियां लगी हैं, शरीर के बाकी हिस्से में नहीं। एनकाउंटर दूर से हो रहा था, फिर ऐसा कैसे मुमकिन है? पेश है इस एनकाउंटर को लेकर उठ रहे ऐसे ही 15 सवाल। घटिया राजनीति, हर तरह की घटना, इस तरह की घटना पर करना, वोट बैंक की राजनीति करना। अब ये दुर्दांत आतंकवादी थे, इसके दोनों हाथ दीजिए। ये मारे गए, पता नहीं बाहर जाके क्या कहर बरपाते अगर निकल जाते। लेकिन इनके लिए आसमान सर को उठाने की कोशिश हो रही है। देखूंगा कैसे। और शहीदों की शहादत के बारे में 2 शब्द नहीं बोले गए। लानत है ऐसी राजनीति पर और लानत है ऐसे नेताओं पर भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर तमाम लानत मलामत भेज दी। मगर क्या इससे सवाल सर उठाना बंद कर देंगे? क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच को वो रोक पाएंगे? जेल की कमजोर दीवार और पुलिस की कमजोर कड़ियों का बचाव कर पाएंगे? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेशक इस एनकाउंटर को लेकर किसी भी तरह की जांच कराने से साफ इनकार कर दिया है, मगर ऐसे तमाम सवाल अब भी जिंदा हैं जिनके जवाब नहीं मिले तो इस एनकाउंटर को लेकर तमाम शक बने रहेंगे। जेल के सिर्फ वही 4 सीसीटीवी कैमरे क्यों खराब थे जो 8 विचाराधीन आतंकवादियों के सेल के बाहर लगे थे? हेड कांस्टेबल की हत्या की खबर मिलने पर भी बाकी सुरक्षा गार्ड ने अलार्म या सीटी बजाकर बाकी को अलर्ट क्यों नहीं किया? जेल की 28 फीट ऊंची बाहरी दीवार बिना रस्सी अटकाए कैसे पार की? जेल तोड़ने के बाद 8 एक साथ एक ही रास्ते पर क्यों भागे, जबकि इसमें पकड़े जाने का सबसे ज्यादा खतरा था? जेल से निकलने के बाद 8 को जेल से दूर भागने की जल्दी क्यों नहीं थी? वो 8 घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर भागकर ही क्यों रुक गए? तस्वीरों में साफ है कि पहाड़ी पर 8 निहत्थे खड़े थे, फिर उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई? पुलिस का दावा है कि 8 विचाराधीन आतंकवादी भी गोलियां चला रहे थे। ऐसी सूरत में गोलियों से बचने की बजाय पुलिस वाले फोन पर वीडियो कैसे शूट कर रहे थे? जेल से भागने के बाद उनके पास 4 कट्टे कहां से आए? जेल के बाहर उन्हें कट्टे किसने दिए? अगर उन्हें हथियार देने कोई जेल से बाहर आया था तो फिर उसने भागने के लिए उन्हें गाड़ी क्यों नहीं दी, जबकि पैदल भागने में पकड़े जाने का ज्यादा खतरा था? एनकाउंटर में मारे गए 8 विचाराधीन आतंकवादियों के सीने और सिर पर गोलियां लगी हैं। अगर एनकाउंटर दूर से हुआ था
तो फिर गोलियां शरीर के बाकी हिस्सों या कमर के निचले हिस्से पर क्यों नहीं लगी? एनकाउंटर के दौरान किसी एक को जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ऐसे में वो अपने बाकी साथियों और पूरी साजिश का खुलासा कर सकते थे। एनकाउंटर के दौरान 3 पुलिस वालों को चाकू से जख्म कैसे आए, जबकि वहां तो गोलियां चल रही थी? एनकाउंटर के दौरान घायल हुए उन 3 पुलिस वालों को छुपाकर क्यों रखा जा रहा है? उन्हें सामने क्यों नहीं लाया गया? पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने तेज धार हथियार से हमले किए थे, मगर तस्वीरें दिखा रही हैं कि हथियार बिल्कुल साफ और चमचमाता हुआ है, उस पर खून का कोई धब्बा नहीं है। दिवाली की रात एक साथ 30 जेल स्टाफ को छुट्टी क्यों दे दी गई? जाहिर है इन सवालों के जवाब जेल प्रशासन, पुलिस और सरकार ही दे सकती है, पर क्या वो सच बताएंगे? कैमरामैन सुबोध सक्सेना और हेमेंद्र शर्मा के साथ अरविंद ओझा, भोपाल आज तक। भोपाल सेंट्रल जेल से कैसे भागे थे 8 विचाराधीन आतंकवादी? उसी जेल परिसर से देंगे आपको पूरी जानकारी, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। बकौल पुलिस भोपाल सेंट्रल जेल की 28 फीट ऊंची दीवार फांद कर ही 8 विचाराधीन आतंकवादी कैद से भागे थे। जेल की किस दीवार से वो कैसे कूदे, जेल की किस गेट से वो बाहर निकले और फिर किधर का रुख किया, ये पूरी जानकारी उसी जेल परिसर से दे रहे हैं हमारे सहयोगी अरविंद ओझा। इस वक्त मैं भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर मौजूद हूं और मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां से आतंकी भागे। आप सामने की तरफ जो दीवार देख पा रहे हैं, डी पॉइंट बना हुआ है, यहां से जो आतंकी थे, जो संदिग्ध 8 आतंकी थे, वो जो जेल की चादर थी उसको फंदा बनाकर इस दीवार 28 फुट की ये दीवार है। बड़ा सवाल है कि आखिर वो कैसे इस दीवार को फांदे, लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त मैं जेल परिसर के अंदर ही मौजूद हूं, भोपाल सेंट्रल जेल परिसर के अंदर। और जो ये इलाका है दिखाने की कोशिश करूंगा, जो ये डी पॉइंट का इलाका है, ये वो इलाका है जहां पर जो आतंकी थे वो यहां पर आकर जो है 28 फीट की जो ये दीवार है कूदते हैं, उसके बाद इस दीवार के पास आते हैं। जो पुलिस है उसको इस दीवार के पास से चादर भी बरामद हुई, जिसका सहारा लेकर आतंकी जो दीवार है उसको फांदे थे। साथ ही साथ जो जेल के अंदर मिलने वाली थाली होती है, बकायदा उसको चाकू बनाया गया था, वो भी यहां पर बरामद हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यही है, और जो रमाशंकर यादव है उसकी बेटी ने भी उठाया है कि जो जेल प्रशासन है उस पर सवाल उठाया, और प्रशासन पर सवाल आप देख पा रहे हैं। जो दीवार है कितनी ऊंची दीवार है, 28 फीट ऊंची दीवार। पहले जो आतंकी है वो जो स्पेशल सेल है उसको तोड़ते हैं, उसका लॉकअप तोड़ते हैं, उसके बाद रमाशंकर की हत्या करते हैं। उसके बाद जेल का ये परिसर जो काफी लेयर में है, आप देख पा रहे होंगे कैमरे पर, इस लेयर में 28 फीट की दीवार को फांदते हैं। उसके बाद जो ये आप गेट देख पा रहे हैं, इस गेट के जरिए जेल के बाहर वो निकलते हैं, और उसके बाद यहां से जो 8 आतंकी हैं एक एक करके यहां से फरार हो जाते हैं। यहां पर किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं होती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। यहां से जो आतंकी है वो सामने की तरफ जो आप पहाड़ी देख पा रहे हैं उस तरफ की ओर भाग जाते हैं। बड़ा सवाल यही है कि पहले स्पेशल सेल जो काफी सिक्योरिटी वाला होता है, हालांकि वहां पर भी महज 2 संतरी तैनात किए गए थे 21 आतंकियों के बीच, वो तोड़ते हैं। उसके बाद जो सामने की तरफ आप दीवार देख पा रहे हैं, दीवार 28 फीट की है, उसको फांदते हैं। उसके बाद इसी गेट से वो फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जेल प्रशासन के किसी भी अधिकारी को कानो कान कोई खबर नहीं होती है। जाहिर तौर पर जेल प्रशासन पर, मध्य प्रदेश सरकार पर बड़े सवाल खड़ा करता है। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ अरविंद ओझा, भोपाल जेल आज तक। भोपाल सेंट्रल जेल के हेड कांस्टेबल रमाशंकर के घर से अगले महीने डोली उठने वाली थी, पर उससे पहले अर्थी उठानी पड़ी। पूरी कहानी इस ब्रेक के। महीने भर बाद जिस घर से बेटी की डोली उठने वाली थी, उसी घर से बाप की अर्थी उठ गई। भोपाल सेंट्रल जेल के हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव के घर मातम पस रहा है। मंगलवार को अंतिम संस्कार के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ उनके घर पहुंचे, बल्कि परिवार को मदद का भरोसा देने के साथ साथ पार्थिव शरीर को कांधा भी दिया। फूल
लड़के गए, मुझे उन पर प्राउड है। ये बेटी भी अब पूरे प्रदेश की बेटी है। तिरंगे में लिपटा भोपाल सेंट्रल जेल के हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव का पार्थिव शरीर, हजारों लोगों की भीड़, रोते बिलखते घर वाले और खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उनकी अर्थी को कंधा देना। जेल तोड़कर भागने की कोशिश में सिमी के आतंकवादियों की बर्बरता का शिकार बने रमाशंकर यादव के घर वालों के लिए सब कुछ जैसे रातों रात बदल गया। साल 2016 की दिवाली उनके लिए काली दिवाली साबित हुई, क्योंकि इसी रात रमाशंकर यादव काम पर ऐसे गए कि फिर जिंदा लौट कर ही नहीं आए। अपनी फर्ज अदायगी करते हुए यादव अपनी ड्यूटी पर ही शहीद हो गए। 9 दिसंबर को उनकी बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन शादी से ऐन पहले जिस बेटी के सिर से पिता का साया उठ जाए, उस बेटी की ज़हनी हालत क्या होगी ये कोई भी आसानी से समझ सकता है। उन्हें अपने आखिरी कदम तक उन्हें फाइट किया, वो लड़के गए, मुझे उन पर प्राउड है। शायद तभी रमाशंकर यादव की कुर्बानी और इस परिवार के जख्मों को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ उनके परिवार को ढाढ़स बंधाने पहुंचे, शहीद के अंतिम सफर में उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया, बल्कि शहीद के सम्मान में हर वो जतन करने का भरोसा दिया जो इस परिवार के लिए जरूरी था। मौके पर ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यादव परिवार के जख्मों पर मरहम भी रखने की कोशिश की। कहा, रमाशंकर यादव की बेटी सिर्फ उनकी या इस परिवार की नहीं, बल्कि अब पूरे प्रदेश की बेटी है और अब इस परिवार का ख्याल रखना सरकार और प्रदेश की जिम्मेदारी है। ये बेटी भी अब पूरे प्रदेश की बेटी है और पूरा प्रदेश, विशेषकर सरकार, इस परिवार की चिंता करेगी कि 10 लाख रुपए की सम्मान निधि, 5 लाख रुपए अलग से बेटी की शादी के लिए, और 5 लाख कोई सीमा नहीं है, जरूरत होगी तो और भी करेंगे। 58 साल के रमाशंकर यादव भोपाल सेंट्रल जेल में उसी जगह पर तैनात थे जहां से होकर दिवाली की रात सिमी के 8 आतंकवादी जेल तोड़कर भाग निकले थे। आतंकवादियों ने पीछे से घात लगाकर न सिर्फ उन पर हमला किया, बल्कि जेल में दी जाने वाली स्टील की प्लेट और गिलास को काट कर बनाए गए चाकू से गला रेत कर उनकी जान भी ले ली। यादव के 2 बेटे हैं और दोनों फौज में हैं, जबकि बेटी की जल्द ही शादी होने वाली है। लेकिन इस वारदात ने इस परिवार को फिलहाल अंदर से तोड़कर रख दिया है। अरविंद ओझा के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।